बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद पिता और उनका चारों पहर का साथ था। ऐसी धारणा है कि वृद्धावस्था में एक के गुजर जाने के बाद दूसरा ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। यही डर मुझ में उभरा था। 14 जनवरी 2011 को माँ अकेली पड़ी थी। जाहिर है वह बहुत रोई थी और उसके बाद खामोश रहने लगी थी। मैंने तय किया कि पिता के मामले में जो कोताही हुई माँ के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। यूं भी माँ से मेरा हमेशा ज्यादा संवाद, विश्वास और प्रेम का नाता था। ये सब मैंने और ज्यादा सघन कर दिया। बिना मेरे कुछ कहे मेरी बेटियां, पत्नी उनकी अधिक फिक्र करने लगी। पर इन सब से बढ़कर यह कि जीवन उनका मन बहला रहा था। उन्हें ठंड लगी, वह धूप में बैठी हीटर चलाया। प्यास लगी, पानी मांगा। फिर एक दिन उन्होंने कोई खास चीज खाने की इच्छा प्रकट की। एक शाम टीवी के सामने आ गई। एक दिन छोटी बेटी की किसी बात पर हंसी। अगले रोज बड़ी के किसी मजाक पर देर तक हंसती रही। मेरी पत्नी से कहा मेरी चोटी कर दो। मुझसे कहा कि मैं अपनी बहन से फोन कर उनसे बात कराऊं। तो इस तरह जिंदगी उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उसकी छटाओं छवियों में उनका मन धीरे धीरे रमने लगा। लेकिन जीवन का अंत भी अपने तेवर दिखाने लगा था। जैसे कि विदित है, हर प्रारंभ के साथ अंत भी अस्तित्व में आ जाता है। और बीतना दरअसल प्रारंभ नहीं, अंत की यात्रा है। पिता की मृत्यु के थोड़ा पहले से माँ भूलने लगी थी। अक्सर वह अपनी अटैची की चाबी भूल जाती या अन्य चीजों की जगहें उन्हें याद नहीं रह पाती थी। इसके बाद हुआ या वह अपना कहा हुआ भूलने लगी। वह कोई बात, घटना, वृत्तांत बयान करती और उसके बाद उसके थोड़े से अंतराल पर उसे इस तरह बयान करने लगती जैसे पहली बार हो। उनसे बोलो कि इसे कह चुके हैं, तब भी उन्हें याद नहीं पड़ता था कि कुछ देर बाद वह पुनः दोहराने लगती थी। पिता के चले जाने के बाद वह समय भी भूलने लगी। प्रायः ऐसा होने लगा, वह सुबह सुबह ही समझती कि दोपहर हो गई है और खाना मांगने लगती। शाम को सुबह मान लेती और नहाने चली जाती। मेरा अंदाजा है वह अपनी खुराक भी भूलने लगी थी। वह ज्यादा खाने लगी। हम खुश हुए कि उनकी भूख प्यास ठीक है, लेकिन शायद उनके दिमाग से उतर जाता था कि वह एक रोटी खा चुकी हैं, सब्जी खत्म कर चुकी हैं। यहाँ तक गनीमत थी। दिक्कत तब हुई जब वह भोजन कर चुकने के घंटे 2 घंटे बाद कहती खाना अभी नहीं बना, कब का बन चुका बताया जाता। फिर मुझे दिया क्यों नहीं? दिया तो गया था। तब हमें झेप लगती अगर उस वक्त घर में कोई बाहरी आया होता। हम शर्माते, शायद वह धारणा बना रहा हो कि हम माँ के खाने का ध्यान नहीं रखते। यदा कदा उन्हें स्थान का भी विस्मरण हो जाता। वह लखनऊ में रह रही थी, पर उन्हें एहसास होता सुल्तानपुर में। मैं याद दिलाता, माँ अम्मा उस कमरे में उस घर में 2 कमरे थे। रसोई वहाँ थी, बाथरूम वहाँ था और उसमें आंगन था। वह हाँ में सिर हिलाते हुए सुनती मगर स्वीकार नहीं करती। कभी कभार वह घटनाओं की चेतना से इनकार कर देती। मेरी एक चचेरी बुआ की शादी सुल्तानपुर के हमारे घर से हुई थी। माँ ने जिद पकड़ी, उनका ब्याह अभी कहाँ हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं माँ वर्तमान समय से विचलित होकर सुल्तानपुर प्रवास तक के समय में चली गई थी। शरीर और समय के अनुसार वह 2012-13 के लखनऊ में थी, किंतु वह सुल्तानपुर के आभासी लोक में निवास करने लगती थी। उनकी उस मिथ्या चेतना को हमारी उपस्थित का यथार्थ हिलौता था। सुल्तानपुर के संसार में मेरी बेटियां नहीं थीं। हम भाई बहन भी जैसे हो गए वैसे न थे, पर हम अपनी पुरानी छाप में ही उनके भीतर थे। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी चटक हो गई थी। वह मुझे या मेरे भाई या मेरी बहन को गौर से देखती, घूरती रहती, फिर फिक्रा कसती। तुम पर उम्र दिखने लगी है, तुम्हारे बाल पक गए हैं, कितना मोटा गए हो, अब तुम्हारी चमड़ी में वो चमक नहीं रही। वह हमारे आँख पर टिप्पणी करती थीं या हमारे पुराने रूप में हमको तलाश करती थीं। वह रूप जो सुल्तानपुर में हमारा था या और पहले बचपन के कस्बे गाजीपुर में हमारा था। एक दिन उन्हें धुन सवार हुई अपने बाल काला करने की। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा देखो मेरे बाल पूरे सफेद हो गए, इन्हें रंग दो। पत्नी को हिचक थी, पिता की मृत्यु हुए कुछ ही समय बीता है, बाल रंगे जाने पर सब क्या सोचेंगे कहेंगे। मैंने कहा जब उनका मन है तो काला कर दो, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और माँ फरमाइश करती रही जरा मौका निकाल कर मेरा ये काम कर देना।
बहरहाल यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो उन्हें या हमें परेशान करती, क्योंकि इसमें कोई पीड़ा नहीं थी, न यह चारों पहर का रोग था। कभी कभी दिन भर में 2-3 बार इस तरह की स्थिति सामने आती और वह हमें घबराहट, चिंता की भी कोई खास बात नहीं पैदा कर चिंता भी कोई खास नहीं पैदा करती थी, बल्कि किसी समय सबको हंसी आती थी। यहाँ तक कि जब बच्चे या कोई बड़ा उन्हें छेड़ता, अम्मा बताओ दिन है कि रात, उनके द्वारा दिन को रात बताए जाने पर हंसी छूटती। इन दिनों मैं माँ को बड़े ध्यान से देख रहा था। मैं उनकी नजरों से बचकर उन्हें देखा करता था और पाता कि माँ कृशकाय हो गई है। उनकी काया छोटी हो रही है, उनके चेहरों पर बच्चों जैसा भाव आ रहा है। वह किसी चीज पर खुश होकर हंसती तो जैसे अब वो बच्चा हंस रहा हो। मैं डर जाता, यह क्या हो रहा है, यह सहज नहीं था। एक बार एक रेस्तरां में हम दोनों भाइयों और बहन के परिवार के साथ वह गई थी। वहाँ से बाहर कार तक वह व्हील चेयर से लाई गई। मुझे महसूस हुआ वह अपनी इस असहायता पर दुखी और उदास हो जाए, लेकिन वह बच्चे की तरह हंसते हुए खुशी खुशी इस नई सवारी पर जा रही थी। कह रही थी, देखो तुम लोगों से मैं आगे हो गई हूँ। स्पष्ट है व्हील चेयर की गति हमारे पैदल से अधिक थी। वह हंसती ही नहीं, रोने भी लगी थी बच्चों की तरह। पिता की मौत के बाद तो अक्सर ही वह अकेली पड़ने पर रोती। रुदन सुनकर हम उनके कमरे की ओर दौड़ते। वहाँ वह पिता की याद में बच्चों की तरह रोती हुई मिलती।